बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम एंटी टेस्ट सीरीज़ में लेक्चर नंबर 11 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसमें हमने डेटाबेस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया। उसके कुछ पार्ट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे वो हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हमारा थोड़ा सा छोटा पोर्शन है, तो उसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर, इसी आर के अंदर हम इंशाल्लाह इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा जी डेटा बेस के ऑब्जेक्टिव्स। तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, वो जल्दी से लिखते हैं। पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर है वो डेटा इंटीग्रेशंस। क्या है? डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन, ये लिखते जाइएगा ज़रा स्पीडी। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी, ये हमारे पास आ गया जी डेटा इंटेग्रिटी। और तीसरा जो है वो है जी डेटा इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, ये तो अब हम इनके की पॉइंट्स लिखते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन लिखें डेटा इंटीग्रेशन की। वो क्या है जी? वो है डेटा कलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट डिस्परेट रिसोर्स। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि डेटा को आपने कलेक्ट करना है। क्या करना है? कलेक्ट, या आप इसको कहते हैं कलेक्शंस ऑफ डेटा। कलेक्शंस ऑफ डेटा है, बट सोर्स जो हैं उसके वो डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन डेटा इंटीग्रेशंस के अंदर आप देख लें, डेटा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सबसे नादरा का डेटा इस्लामाबाद में स्टोर होता है, तो ये डेटा इंटीग्रेशन है। और इसके अंदर जो सबसे मेजर इशू जो आता है इसके अंदर वो होता है जी जो डिज़ाइन है वो डीपली, आप ये समझ लें कि जो लॉजिकल इसका स्ट्रक्चर है या लॉजिकल डिज़ाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होता है। क्योंकि अगर लॉजिकली डेटा आपस में लिंक्ड नहीं है, अगर आपके प्रॉपर रेफरेंसेस नहीं बने हुए, तो डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। और जो इसके अंदर दूसरा इशू आता है इसके अंदर, वो आता है जी कॉमन इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें कॉमन इंटरफेस नहीं है। आप कराची में जो फॉर्म खुलता है नादरा का, उसका फॉर्मेट कुछ और होता है, लाहौर में जो खुलता है उसका कुछ और होता है। तो जब वो यूज़र डेटा एंटर करेगा तो वो प्रॉपर जाके स्टोर नहीं होगा। हमेशा कॉमन यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, देन आपका डेटा जिस सोर्स से भी आ रहा हो वो कंबाइन इकट्ठा एक जगह पे आ रहा होता है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इससे मतलब लिखिए एप्लीकेशन बेस्ड इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपका डेटा जो है वो एप्लीकेशन जिस मर्जी सॉफ्टवेयर से आ रहा है, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में एंटर हो रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हैं अनदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर भी डेटा आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड भी इंटीग्रेशन फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद मिडलवेयर डेटा इंटेग्रिटी होती है। मिडलवेयर मतलब डेटा जो है वो जिस मर्जी पॉइंट से एक्सेस हो, जिस मर्जी पॉइंट से आप उसको टच करें, उसमें किसी किस्म की इशू ना आए, और यूनिफॉर्म डेटा एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, डेटा को एक्सेस करने का सेम मेथड होना चाहिए। ये सारी इंटीग्रेशन की पॉइंट हैं डेटा इंटीग्रेशन के बाद। और स्टोरेज और फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन, आप जहाँ हार्ड ड्राइव पे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने का मैनुअल और वहाँ से डेटा एक्सेस या रिट्रीव करने का जो प्लान है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी डिस्कस इन डेटा इंटीग्रेशन। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारे पास लिखा हुआ वो है डेटा इंटेग्रिटी। तो डेटा इंटेग्रिटी का जो मेजर पॉइंट है बेटा मैं वो मेंशन करता हूँ, बाकी मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा। वो होता है जी सबसे पहले इसको कहते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? कंप्लीटनेस। ठीक है, डेटा की कंप्लीटनेस, और एक्यूरेसी आ गई, कंप्लीटनेस आ गई, और उसके बाद कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। ओके, उसके बाद इससे रेलिवेंट पॉइंट कुछ और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आप विद आउट एक्सेप्टेबल रेंज में डेटा जो है उसको इंटेग्रिटी ने मतलब कुछ इन्फोर्समेंट करनी होती है, कुछ लॉ अप्लाई करने होते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपका डेटा समझ लें कि प्रॉपर एंटर नहीं होगा, प्रॉपर स्टोर नहीं होगा, और उसकी इंटेग्रिटी जो है आप आपने व्हाट इज इंटेग्रिटी? बेसिकली इज ए इन्फोर्समेंट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रूल्स जो हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम उसके अंदर रहें। मसलन आपने एक मोबाइल नंबर का फॉर्मेट बनाया हुआ, जब आप मोबाइल नंबर एंटर करने लगते हैं तो उसमें कोई गलती कर जाते हैं, ये नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जैसे NIC आपने देखा आप लिखते हैं 35101 डैश खुद से आ जाता है। तो ये सारी इंटेग्रिटी इन्फोर्समेंट्स होती है रूल्स की, जिनको हम अप्लाई करते हैं, वो डैश खुद से आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा आपने जो एक्सेसिबल रेंज होती है उसमें डाटा लिखना है, जितनी आपको स्पेस एलोकेट करेगा वो उसके अंदर डाटा। तो डाटा इंटीग्रिटी ने इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एक चीज़ और इसके अंदर लिख लें, रॉन्ग फॉर्मेट्स, आप कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये भी
चेक करता है कौन, डाटा इंटेग्रिटी। उसके बाद इंसर्शंस रॉन्ग टेबल्स, आप अपना रिकॉर्ड जो है क्योंकि ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन आप जहाँ स्टोर करनी थी वहाँ नहीं करते, कहीं और करते हैं, ये नहीं होता। नॉर्मली आप कहेंगे सर ये तो नहीं होता, ये क्यों नहीं होता? डाटा इंटेग्रिटी की वजह से नहीं होता, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड स्टोर करने ही नहीं देता। उसके बाद जो आप ट्राइज करते हैं प्राइमरी की को अपडेट करने की, आपने ट्राई, क्योंकि आपको पता है एक प्राइमरी फॉरेन की आपकी चैप्टर 2 में अभी आगे चल के आएगी, क्योंकि वो दोनों प्राइमरी एंड फॉरेन दोनों बहुत लिंक है आपस में। आप कोशिश करते हैं कि प्राइमरी की को अपडेट कर दें, हालांकि उसमें फॉरेन की भी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपको फॉरेन भी करनी चाहिए। अगर आप फॉरेन की एग्जिस्ट चेंज नहीं करेंगे, प्राइमरी चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको इंटेग्रिटी ये करने नहीं देगी, ठीक है। इंटेग्रिटी का काम ही ये है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर रेंज, प्रॉपर अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं इंटेग्रिटी के अंदर। ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, इन्हीं से मिलते जुलते एमसीक्यूज आएंगे। डाटा इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंसी जो है ये भी एक डीबीएमएस की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी लिख लें जी। डीबीएमएस की प्रॉपर्टी, द फर्स्ट थिंग इज डीबीएमएस प्रॉपर्टी, ठीक है, डीबीएमएस प्रॉपर्टी है, ओके। ये आपको काबिल करती है, विच इज़ ऑलवेज एबल यू, ठीक है, ये आपको काबिल करती है टू चेंज डी डेटाबेस। आप काबिल होते हैं डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के विदाउट एनी चेंज ऑफ डेटा, ठीक है। आप डेटा के चेंज किए बगैर ही उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और डेटा को चेंज कर सकते हैं डेटा का स्ट्रक्चर चेंज किए बगैर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, समझ आ गई? तो डेटा एंड डेटाबेस टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये नहीं है कि आपने डेटा चेंज किया तो आपकी डेटाबेस की अपीयरेंस ही चेंज हो जाए, और डेटाबेस की अपीयरेंस चेंज की तो डेटा ही चेंज हो जाएगी, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। दे ऑलवेज सेपरेट थिंग। आगे इसके बारे में मैं आपको की पॉइंट लिखवा दूँ, वो ज़रा लिखें। वो की पॉइंट क्या है जी? डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑलवेज अ सेपरेट थिंग। ये वही देखें ना, वो बात पूरी होगी। जो आपका डेटा है और जो आपके प्रोग्राम होते हैं, जिसके मतलब आप ये यूनिक में थंब स्कैनिंग पे थंब लगाते हैं ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपसे थंब लेता है, लेकिन थंब जाके जहाँ स्टोर होता है वो थंब का स्कैन जो है वो आपका डेटा है। तो अब हम थंब स्कैनिंग की टेक्निक चेंज कर दें तो आपके थंब को कोई मसला होगा? नहीं होगा। डेटा एंड प्रोग्राम्स इज ऑलवेज टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये हमेशा सेपरेट और डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिसमें डेटा, तो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद डेटाबेस की फैसिलिटीज़ हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आपने खुद से पढ़नी है। वही यू कैन चेंज, मॉडिफाई, डिलीट, अपग्रेड, एंटर, न्यू एंटर, एग्जिस्टिंग, डिलीटिंग, ठीक है। ये सारी बातें आप कर सकते होते हैं। टाइम शॉर्ट हमने ये बातें, क्योंकि जनरल सी बातें आपने इसको खुद से देखना है। उसके बाद हमारे पास आगे जी स्टोर्ड एंड एक्यूरेट अपडेट इन डेटाबेस। हमारे पास जो आगे वो आगे डेटाबेस के मॉडल्स, वो ज़रा देखते हैं जी। डेटाबेस मॉडल, मैं इसको ज़रा रेस कर लूँ। डेटाबेस के मॉडल क्या होते हैं जी? डेटाबेस के मॉडल बेसिकली डेटा के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स करते क्या हैं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूं। बुक के ऊपर भी है, ये बुक वाली है, बट आपको थोड़ी अच्छी करके, थोड़ी बेहतर करके लिखवाऊंगा, क्योंकि आप लोग इसको समझ सकें कि ये होते क्या हैं जी। तो हमारे पास आगे जी डेटाबेस के मॉडल्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखें सबसे पहले। द लॉजिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एंटिटीज़, द लॉजिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ किस की लॉजिकल प्रेजेंटेशन जी? लॉजिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एंटिटी। एंटिटी क्या है आपको पता है? एनीथिंग जिसकी कोई वजह, ये मार्कर एक एंटिटी। आप इसके बारे में कुछ फीचर डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक एंटिटी हूँ, आप मेरे कुछ फीचर डिस्कस कर सकते हैं, मेरी एज, मेरी पे स्केल, मेरा सब्जेक्ट्स, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या मैं छोड़ूंगा वो डेट, मेरी डेट ऑफ बर्थ, माय नेम, माय फादर नेम, माय, यू कैन डिस्कस लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स अबाउट मी, यू कैन डिस्कस लॉट ऑफ फीचर्स अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, अबाउट मी, सॉरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में जब बात कर सकते होते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो एंटिटी होती है, ठीक है। तो एंटिटी इज एनीथिंग विच हैव एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले एंटिटी की प्रेजेंटेशंस, उसके बाद डेटा की प्रेजेंटेशन, ये दो की पॉइंट्स। अच्छा, द लॉजिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एंटिटी एंड डेटा, this structure is define how data stored, access and update in database। जो database के मॉडल हैं इन्होंने क्या करना है? एंटिटी और database की प्रेजेंटेशंस वो चेक करनी है, पहली बात। दूसरा ये चेक करते हैं कि जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे एक्सेस होगा इन DBMS। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं जनाब ये डेटाबेस के मॉडल्स हैं। ओके जी, तो डेटाबेस के जो मॉडल्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कितने मॉडल हैं बच्चों? 3, यस। तो डेटाबेस के 3 मॉडल्स कौन कौन सा जी? जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहला हिरारिकल मॉडल, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मॉडल,
और उसके बाद कौन सा जी, रिलेशनल मॉडल। एक चौथा भी पढ़ लें यार अगर आप लोग बच्चों, इसको हम कहते हैं एंटिटी, ओहो ENTITY, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये आपकी बुक में आता है लेकिन ये सेपरेट आया, लेकिन होता ये यही है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, मॉडल्स को डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, घबराना नहीं है, बात वही है। और इसको डेटा मॉडल्स भी कहते हैं। एक तो डेटा बेस मॉडल है ना, इनको डेटा मॉडल्स भी कहते हैं, ओके। और भाई इनको डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी डेटा, उसकी रिप्रेजेंटेशंस। उसके बाद इट्स ऑल्सो डील हाउ डेटा विल स्टोर, अपडेट एंड एक्सेस इन डेटाबेस। इसको हम कहते हैं ये मॉडल। एंड मॉडल्स आर डिफाइंड कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट टाइप्स, हायरार्किकल मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले भाईजान इसको डिस्कस करते हैं। इसके कुछ फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो ये, सबसे पहले द हायरार्किकल डाटा मॉडल जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। सर ये बात समझ ही नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। भाई कोई एक ऑफिस उठाएं आप, अपने यूनिक को ही ले लें तो यूनिक में सबसे ऊपर चेयरमैन साहब, फिर डायरेक्टर साहब, फिर डायरेक्टर्स के साथ जो सेकंड पोर्शन पे आते हैं प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन, फिर प्रिंसिपल कॉलेजेस या स्कूल्स या एकेडमीज़, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर क्लास इंचार्जेस। दिस वन इज एक्चुअली इज़ अ हायरार्की, ठीक है। दिस वन एक्चुअली इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आप इस कंपनी को बैंक की कंपनी उठाएं, सबसे पहले CEO के बाद जनाब मैनेजर, जनरल मैनेजर के बाद मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर दिस, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, एडमिन से सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर। तो देयर इज़ अ फ्लो बिटवीन द ऑल एम्प्लॉइज़। पता होता है कौन सा बंदा किसके साथ लिंक्ड है। इसी तरह जब हम डेटा और डेटा को या एंटिटीज़ की हम एंट्री करते हैं डेटा के, तो हमें पता होता है ये किसके साथ लिंक होगी, ये किसके साथ, क्योंकि डेटाबेस बनाने से पहले ये पूरा इस तरह वाइट बोर्ड हाउसेस के अंदर वाइट बोर्ड लगे होते हैं जिसके ऊपर पूरा चार्ट हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसी चार्ट को सामने रख के तो कोडिंग होती है, ओके। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पले हर कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। और इसको इसीलिए तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वो वन रूट मॉडल भी इसको कहते हैं। इसमें हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा जनाब टॉप एंटिटी है, उसके बाद एक और एंटिटी है, उसके बाद अगर मल्टीपल और एंटिटी है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, ये एंटिटी, इस तरह फर्दर आगे ये चलता चला जाता है, ओके। इसीलिए इसको वन रूट एंड, इसीलिए ये 1 2 1 एंड 1 2 और कौन सा मैनी, ठीक है। ये वाले रिलेशनशिप इसके अंदर होते हैं। मैं आपको इसके की पॉइंट लिखवा दूं। सबसे पहले समझ आ गई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते किसको है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर और देखते हैं जी, अ नोड इन अ मॉडल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, ओके। हर एक जो नोड है, यानी कि ये जो बॉक्स है, ये एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके जी। लिखते जाएं जी, ठीक है। नोट्स बना के बस दौड़े लगा दें बच्चों आप लोगों की आगे। और इसमें क्या है जी, इसके अंदर जो फीचर आ सकते हैं वो ये है कि सिंगल रूट मॉडल भी इसको कहते हैं। सिंगल, मैंने अभी बताया था, आप लोगों को लिख भी लें, सिंगल रूट मॉडल, ओके सर, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी जो है एनी इंडेक्स ऑफ बुक्स, ठीक है। बुक्स का जो इंडेक्स होता है एंड पे, उसमें वर्ड के साथ फर्दर वर्ड्स वो सारे उसके अंदर ही यूज़ हो रहे होते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें इसके अंदर, तो भाई रिलेशनशिप जो इसके लिए इसमें हम यूज़ कर सकते हैं वो 2 हैं। बेटा लिख लीजिएगा प्लीज़, एक 1 2 1 है और एक 1 2 मैनी है, ठीक है। दीज आर 2 रिलेशन जिनको हम यूज़ कर सकते होते हैं हायरार्किकल मॉडल्स के अंदर, ओके। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अच्छा ये सबसे ओल्ड मॉडल है, याद रखना, सबसे पुराना मॉडल है और अब शायद यूज़ भी नहीं होता। आगे चलते हैं, ये भी 2 बातें इसके अंदर लिख लें आगे जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन सा आ गया, वो आ गया नेटवर्क मॉडल। कौन सा आ गया, नेटवर्क मॉडल। तो जी नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं। नेटवर्क्स इज सेम लाइक दिस मॉडल, ठीक है। ये हायरार्किकल मॉडल से बिल्कुल मिलता जुलता है, बट देयर इज ह्यूज चेंज। कौन सा है, अच्छा अगर इसमें आपने देखा था कोई एंटिटी है और एंटिटी के बाद सब ऑर्डिनेट एंटिटीज़ एंड देन आप गौर करें तो इसमें जो एंटिटीज़ हैं वो अपने बॉस को करस्पॉन्डेंट होती हैं, ऐसे ही है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसकी अगर हम डायग्राम यहाँ बना लें, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मॉडल, ठीक है। इसमें ये एंटिटी है, उसके बाद लेट्स सपोज ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है,
फर्स्ट करें ये एंटिटी है, तो दिस वन कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मल्टीपल, ओके, ये हो सकती है, ये इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, इसके साथ ये कनेक्ट हो सकती है, ये आपस में कनेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। अब इनके की पॉइंट्स भी ज़रा नोट कीजिए, स्पीडी ज़रा। नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल बट देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस, नेटवर्क मॉडल्स नोट हैव एनी मैनी नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। उसमें आपने देखा ये मेन है, पेरेंट्स है तो ये इसका, ये पेरेंट्स है तो ये इसका, ये यहाँ पे हैं तो जो अगले होंगे वो इसमें एक जो पेरेंट नोड है उसके मैनी चाइल्ड हो सकते हैं। दिस वन डायरेक्टली इसमें 1 बाय 1 है, इसमें आप देखें कितनों से कनेक्ट है, ओके, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको लिख भी लें तो ये क्या होगा, वन पेरेंट नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स, ठीक है। जगह की बड़ी शॉर्टेज है ड्यू टू रिकॉर्डिंग, बोर्ड सारा इधर वो कहते हैं लिखना ही नहीं है, इधर ही आना है आपने, ओके। नंबर टू इसके अंदर देखिए जी, many have other numbers of parents node, this make is flexible than hierarchical model। बस ये याद रखना, असल में इन सब में जो फ्लेक्सिबल है ना वो रिलेशनल होता है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें नेटवर्क और हायरार्किकल का तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये लें ये फ्लेक्सिबल है, बट बेटा याद रखना देन हायरार्किकल मॉडल, ठीक है, इसकी निस्बत ये फ्लेक्सिबल है, वैसे सबसे फ्लेक्सिबल ज़्यादा रिलेशनल है, ओके। और दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल, ये पॉइंट भी लिख लें। अब कहाँ लिखें जी ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिख लें, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, एक्सटेंशन है किसकी, हायरार्किकल मॉडल की, ओके। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे और देखें जी, इसके अंदर जो ये ग्राफ और अदर देन नोड्स लाइक ग्राफ चार्ट, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है इनकी ये होती है। और उसके बाद ईजियर एंड फास्ट, इसके अंदर जो नंबर पॉइंट है वो ये है कि डेटा की जो एक्सेसिंग है वो क्या है, वो ईजियर है और फास्ट है, ओके, ये हो गया। 5वां पॉइंट भी इसके अंदर बच्चों लिख लो, इधर लिख लेते हैं, चलो 5वां रिलेशनशिप का है। और इसके अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो कितने हैं देखें ज़रा, 1 to 1 है कि मैनी टू मैनी है, यस, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अंदर होते हैं। इसमें 2 होते थे, 1 to 1 और 1 to मैनी, इसमें मैनी टू मैनी है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, ठीक है। ये हायरार्किकल मॉडल। उसके बाद रिलेशनल मॉडल हम डिस्कस करते हैं। रिलेशनल मॉडल क्या है जी, वो उसकी हेडिंग दे लें जिसको रिमूव करते हैं ताकि हम आगे चल सकें। रिलेशनल मॉडल इज़ अ लेटेस्ट मॉडल विच इज़ यूजिंग राइट नाउ, ठीक है, और ये लेटेस्ट भी है और आजकल मॉडर्न डाटाबेस स्ट्रक्चर इसी मॉडल को यूज़ करते हैं, रिलेशनल को, ओके, क्योंकि दिस मॉडल इज़ रियली वेरी फ्लेक्सिबल। यही वजह कि एंटिटीज़ आर रियली, आप कहते हैं जी इस तरह डाटा एक्सेस हो सकता है, तो जो डेटाबेस डेवलपर है वो कहता है यस, क्योंकि उसको पता है पीछे जो मॉडल है वो रिलेशनल है, रिलेशनल इज़ रियली वेरी फ्लेक्सिबल, ओके। रिलेशनल मॉडल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आप ज़रा हेडिंग दे लें, इसकी जगह हमें सारी मिल गई तो हम लिख लेते हैं जी रिलेशनल मॉडल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये कॉमनली यूज्ड है, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये जी, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन एनी अदर मॉडल, ये जी सबसे ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल एनी अदर मॉडल, किसी भी दूसरे मॉडल से बेटा ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। नंबर 3, ज़रा स्पीड की वजह से स्पेलिंग की मिस्टेक्स है, उसको आपने देखते जाना है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन, इसके अंदर यूज़ होते हैं जी सिंपल रिलेशन, आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नंबर 4 आप लोग जी इसके अंदर आप और लिख लें, डेटा जो है वो स्टोर होता है 2 डायमेंशनल टेबल, डेटा स्टोर्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स, ठीक है, डेटा 2 डायमेंशनल। नंबर 5 इसके अंदर और क्या जी, इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने बनाया था ये, E.F साइंटिस्ट, ठीक है, E.F कोडिन, CODD कोडिन, ठीक है, इन्होंने बनाया, कोड ये नाम है, सॉरी, इन मीन सॉरी कोड इन, इसकी जो ईयर है जिस ईयर में ये बनाया गया वो भी ज़रा देख लें, वो 1970s है और उससे ऑनवर्ड जी अभी तक मोस्ट यूजेबल है, ठीक है, तब से आगे आगे चलता ही चला जा रहा है। उसके बाद जी नंबर 6, दिस
मॉडल, रिलेशनल मॉडल यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है डेटाबेस की डेवलपमेंट प्रोसीजर्स में। और बेसिक स्ट्रक्चर इन अ रिलेशनल मॉडल इज़ इन टेबल, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। इसकी यही इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें होता क्या है जी, ये आप लोगों के पास एक टेबल है और इसके अंदर आपके पास कोई आईडी, नेम, फादर नेम है, और ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास टेबल है, इसमें आईडी, नेम, फादर नेम। तो आप थर्ड टेबल बनाएं जिसके अंदर आप जस्ट आईडी लिखें और ऐसी वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ पे किसी के मार्क्स लिखने, तो ये भी आईडी, एक आईडी इधर से आ जाएगी, एक आईडी इधर से आ जाएगी, ये मार्क्स आ जाएंगे। आप जब भी इनको रिलेट करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो उनके मार्क्स, उनकी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ स्टोर है वो भी आ जाएगी। इधर से क्लिक करेंगे तो भी इधर आ जाएगी। तो ये असल में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप रिलेट कर सकते हैं एंटिटीज़ को, रिलेशन को, टेबल्स को, बाय यूजिंग सम सिंपल टेबल और टू डायमेंशनल टेबल्स। टू डायमेंशनल टेबल वही हैं जिनको मतलब जब हमें ज़रूरत होती है देन वी कैन लिंक, अदरवाइज हमें नहीं ज़रूरत तो हम उसको लिंक नहीं करते। दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स अबाउट मॉडल्स। आगे चलते हैं जी, हमारे पास आ गया DBMS, बड़ा अच्छा टॉपिक है, जल्दी से ज़रा देखिए। डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखो डेटाबेस किसी एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल होकर भी चल सकती है, कोई इशू नहीं। आप एक कंप्यूटर पकड़िए, उसके ऊपर एक डेटाबेस इंस्टॉल कीजिए तो वो आपकी बन गई डेटाबेस। लेकिन जब आप उसको पकड़ें और एक पूरा नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाएं, मतलब यहाँ एक सर्वर बनाएं और उसके बाद उसको आपस में शेयर करें, आपस में सारे पॉइंट्स में वो डेटाबेस को बांटें, एंड ये सारी, तो जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जिसके अंदर जनाब हार्डवेयर्स आ सकते हैं, नोड करते जाएं, हार्डवेयर आ गए, उसके अंदर बाद इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स आ गए, उसके बाद इसके अंदर नेटवर्क्स आ गए, उसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ यूज़र्स आ गए। एक डेटाबेस, एक सिंपल कंप्यूटर, उस पर आप एक डेटाबेस इंस्टॉल कर देते हैं और एक वक्त में एक ही बंदा है वो उसमें एंट्रीज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट डेटाबेस। बट जब हम DBMS की बात करते हैं तो आपको नेटवर्क, आपको शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। उसमें आप लोगों को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं जनाब ये DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास आ गया DBMS। ओके, आगे चलते हैं जी। DBMS के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, DBMS के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DBMS हैं। ठीक है, डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं देखें। एक सिंपल डेटाबेस यूज़ करना और उसको नेटवर्किंग में यूज़ करना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव शेयरबिलिटी। 100 यूज़र हैं और आप एक डेटाबेस में बैठे हैं और 1 मिनट में आप एक एंट्री कर रहे हैं, तो आपको 100 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे वो एंट्री। लेकिन अगर वही इन्वायरमेंट मैं इस तरह बना दूं, मैं अपनी डेटाबेस बनाऊं, उनको सारे यूज़र में शेयर कर दूं, अब मेरे पास 25 की जो है वो आ जाएंगे और मेरा वो काम जो 100 मिनट में हो रहा है वो मेरी 4 डिफरेंट नोड्स पे आ रहा है, तो 25 मिनट में एंटर हो जाएगा। शेयरबिलिटी, ठीक है, आप डेटाबेस को अमंग मल्टीपल यूज़र शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी मीन ये नहीं है कि जनाब शेयर कर दिया लेकिन एक वक्त में चलता है एक ही पे ये काम कर रहा है तो ये 3 बैठे हुए हैं जनाब, डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जनाब नेटवर्किंग की वजह से उसको अवेलेबल भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सेम इंटरफेस विल बी अपीयर ऑन मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल पॉइंट्स। अवेलेबिलिटी, उसके बाद इवॉल्वेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि हालात चेंज हुए हम अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लगाते हैं, कल को हम कहें जी हम आज के बाद बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे क्योंकि उसमें कोई मसाइल आ रहे हैं, आज के बाद हम अटेंडेंस फेस रिकग्निशन से लगाएंगे, या आज के बाद जो हम अटेंडेंस लगाएंगे वो जनाब हम वॉइस रिकग्निशन से लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जनाब ये हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको जस्ट माइनर सा चेंज करना है। योर डेटाबेस डेफिनेटली विल सपोर्ट योर न्यू फीचर्स वेरी क्विकली। आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो डेटाबेस ऑलवेज रेडी टू परफॉर्म इन एडवांस सिचुएशन, इन एडवांस एनवायरनमेंट्स। एंड वंस अगेन जो चौथा पॉइंट है बच्चों वो वही है डेटा बेस इंटेग्रिटी। क्या जी, डेटाबेस इंटेग्रिटी याद करें, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मेट्स, बाय यूजिंग रेंजेस,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी डेटाबेस इंटेग्रिटी के अंदर आती हैं। लो जी, ये आप लोगों के पास आ गए डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एडवांटेज भी हैं डेटाबेस के, उनको देख लें जल्दी से, फिर आगे चलें। वो डाटा इंडिपेंडेंस है, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी है, फ़ायदे में जो चीज़ें हैं, मिनिमम डाटा रिडंडेंसी है, ठीक है, मिनिमाइज़ करती है फालतूपन, क्योंकि आप इंटेग्रिटी और रूल्स और इस तरह की चीज़ें और प्रोटोकॉल्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेटाबेस के ऊपर जो मास जो वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है जो ऑलवेज रिड्यूस्ड, वो कम मिनिमम आता है, क्योंकि ये वैल्यू डुप्लीकेट करने नहीं देती है आपको। डाटा सिक्योरिटी, एक फ़ाइल जो अलमारी में पड़ी कोई भी उठा के ले जा सकता है, लेकिन अगर वही डाटा वही फाइल आपके पास कंप्यूटर में है तो आप कोई इजीली उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और उससे डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज भी हैं जनाब DBMS के। सबसे पहला डिसएडवांटेज कन्वर्जन कॉस्ट। आप एक मैनुअल एग्जिस्टिंग सिस्टम से जब डेटाबेस सिस्टम में आते हैं तो आपको सारा सेटअप चेंज करना पड़ता है, लोगों की इवन सिटिंग, लोगों के बैठने की जगह चेंज करनी पड़ती है, तो कन्वर्जन कॉस्ट बहुत है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर्स, एक सेंट्रल सिस्टम बंद, सब कुछ बंद, ठीक है। दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ DBMS। यूज़र ट्रेनिंग, यस आई एम अ न्यू यूज़र, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट डेटाबेस, देन हाउ आई कैन मैनेज ऑल दिस स्टफ, आई हैव टू ट्रेंड बाय समवन, ठीक है। तो यूज़र ट्रेनिंग इज ऑलवेज नीडेड। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, कहते हैं डेटाबेस अगर 6 मंथ में बने तो डिक्शनरी 6 मंथ्स में बनती है। व्हाट इज डिक्शनरी एक्चुअली? Dictionary is a back step. Dictionary is a backside documents who actually know what is a relational, what is a model, what is entity, how entity is linked, how entities will operate। मतलब वो पूरा एक मैनुअल जो है आपकी डेटाबेस का, how actually database is performing प्रोसेस, तो उसकी पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो जिस डॉक्यूमेंट को उसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी इज एक्चुअल थिंग बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आगे जो हैवी हार्डवेयर, यस एक कंप्यूटर लगा लिया तो बड़ा अच्छा काम हो रहा था, जब इधर आए तो नेटवर्किंग कॉस्ट, राउटर, स्विचेस, हब, प्रिंटर, स्कैनर्स, यू नीड एवरी स्टफ to perform a simple jobs even, ठीक है। these are the few disadvantages, but advantages ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए लोग इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ DBMS डेटा डिक्शनरी, ये एक फ़ीचर भी है, बुरी बात तो है हार्डवेयर वो उसके अंदर, डिसएडवांटेज में बुरी बात तो है, बट फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जनाब एक दफ़ा बन जाए तो फिर मसाइल ख़त्म। उसके बाद यूटिलिटीज़ डिफरेंट, वो जो आप लोग सॉफ्टवेयर पर अटेंडेंस लगाते हो ना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वो आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपसे डेटा कैप्चर कर रहा है, उसका डेटाबेस से कोई लिंक नहीं है, वो जस्ट आपका थंब लेता है और डेटाबेस को सेंड कर देता है, दैट्स इट। आप उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर दें, डेटाबेस को कुछ नहीं होगा। ये क्या है? ये वही है इंटर डिपेंडेंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंसी, सॉरी इंटर नहीं, इंडिपेंडेंसी ऑफ डेटाबेस, आपको पढ़ाया था मैंने। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट जनरेटर, आप चाहें जनाब फीसें जिनकी नहीं आई निकालें जी डिफ़ॉल्टर, जस्ट एक बटन पे क्लिक करेंगे, सामने प्रिंट PDF फॉर्मेट में प्रिंट आपके सामने। एक्सेस सिक्योरिटी अभी बताया, बैकअप एंड रिकवरी, यू कैन मेक योर मास्टर फाइल्स टू अनदर डुप्लीकेट फाइल एंड इन केस द फेलियर ऑफ मास्टर यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम बैकअप। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द DBMS। चैप्टर 1 कंप्लीट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी? बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस। मैं ज़रा बॉर्डर रेस करूँ, आप भी ज़रा अगले पेज पे आ जाइए। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस वो क्या है जी? वो देखते हैं। इसमें कुछ 4-5 पॉइंट हैं बेटा जो हमारे पास एंटी टेस्ट में आते हैं, हमने वो पॉइंट्स देखने हैं। सारे टॉपिक हमने नहीं पढ़ने जैसे चैप्टर 1 में पढ़े, क्योंकि चैप्टर 1 में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी टेस्ट में आती हैं, आपको पढ़ानी इसलिए पढ़ी मुझे। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्या है जी? बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बच्चों क्या हो सकती हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक कॉन्सेप्ट वंस अगेन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो भाई वही मेरा बेटा, सबसे पहले करैक्टर क्या होते हैं, उसके बाद फील्ड्स क्या होती हैं, उसके बाद रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद फाइल्स क्या होती हैं, उसके बाद डेटाबेस क्या होती हैं, उसके बाद रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग। उसके अंदर वो चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक था फाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं जी। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि पहले आपका रिकॉर्ड सिर्फ एक टेबल पे आता था, यहाँ स्टोर हुआ, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल डेटाबेस। ओके, इसको हम कहेंगे सिंपल डेटाबेस। लेकिन अब मेरे पास रिकॉर्ड इस टेबल पे भी है, मेरे पास रिकॉर्ड इस टेबल पे भी है, मेरे पास रिकॉर्ड इस टेबल पे भी है, और हमने इन सब को आपस में लिंक भी किया हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये रिलेशनल डेटाबेस
है। ओके ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, तो ये सिंपल डेटाबेस है और ये क्या है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। फ़र्क समझ आ गया? सिंपल में सिर्फ एक चीज़ आएगी, ओके दिस वन इज सिंपल। लेकिन जब हम हमारा रिकॉर्ड मल्टीपल टेबल में आता है तो फिर जनाब आ गई ना कीज़, कॉन्सेप्ट्स, फॉरेन कीज़, दिस वन दैट। अच्छा, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम or just a relational database system is the same thing. Okay, is a common types of database whose data stored in tables or relation। भाई आपके सामने ओके। उसके बाद जी हम देखेंगे फील्ड्स, वो आपको पता है जी कलेक्शंस ऑफ करैक्टर्स होती हैं। करैक्टर्स क्या हैं, जो कंबाइन होकर फील्ड्स बनाते हैं। उसके बाद फील्ड्स के बाद हमारे पास आगे रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास आगे फाइल का कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स कॉल्ड फाइल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे रिलेशन, अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। लो जी बात ख़त्म, टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक है, जो और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है भाई ये 2 डायमेंशनल होता है। बस याद रखना। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, बच्चों एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये। देखें ये मेरे पास कॉलम्स 1 डायमेंशन, कॉलम्स 1 डायमेंशन, कॉलम 1 डायमेंशन, रोज 2nd डायमेंशन, 2nd डायमेंशन। तो भाई मैं इसको इकट्ठा कर लूँ मेरे पुत्र, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक रिलेशन ही तो बन गया। ठीक है, तो इसको हम एक रिलेशन या एक रिलेशन ही तो कहते हैं। स्टोरी क्लियर? आगे चलते हैं। रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल, लिख लें, पॉइंट लिख लें। एंड रिलेशन हैज 2 डायमेंशनल अरे, अरे कह लें भाई इसको, अरे भी कह लें, एक ही बात है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ओके, पता है हमें जनाब। और रिलेशन जो होते हैं उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को एक्चुअली मैनेज करते हैं। अच्छा, आ टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी, द कॉलम्स ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट फील्ड्स एंड रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड। लो जी, ये 2 नई बातें आ गई। ये जो कॉलम होते हैं इनको भाई फील्ड्स कहते हैं बच्चों, और ये जो हमारे पास रोज़ हैं जिसमें हम, तो एक कंप्लीट रोज होती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ये हमारे पास एक क्या आ गया, एक रिकॉर्ड आ गया। 1 रिकॉर्ड completely represent a complete record actually represent by a complete row। एक पूरी रो एक रिकॉर्ड को तो रिप्रेजेंट करती है, which is also called tuple। ओके, आगे चलते हैं भाई। ये जो रिलेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। वो कौन सी हैं? वो मेरे ख्याल में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट वन जनाब ये है, मैं अगर अपने हिसाब से पढ़ाऊँ तो लिख लें जी, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। मतलब एक रिकॉर्ड। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सारे डुप्लीकेट ही तो हैं भाई। ये देखें, रोल नंबर 101, 102, 103, 101 दोबारा नहीं आ सकता, बिकॉज इस पूरी रो को हम आइडेंटिफाई इसी से ही करते हैं। अगर ये दोबारा यहाँ आ जाएगी तो ये आपको एंटर नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आगे चाहे सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर दें, यहाँ आपने ABCDE लिखा, या आप FGHIJK लिख दें, लेकिन ये क्योंकि प्राइमरी की होती है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, ये से आगे नहीं जाने देगा आप लोगों को, इसीलिए नो डुप्लीकेट रो। अब ये देखें, ये रो डुप्लीकेट होगी तो ये काम नहीं हो सकता, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ रोज इनसिग्निफिकेंट। मेरे पास रोल नंबर 101 यहाँ लिखा, तो भाई मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। 101 यहाँ मैंने लिख दिया जी 107। अब ये 107 बाद में, 102 बाद में, 101 उसके बाद में, यहाँ मेरे पास 95 आ गया। तो सर ये क्या, ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, you actually assigned a unique number, you're a row, and your row actually identified by that number. That's why the order of rows is really not important in a relation, in a database। okay, समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा जी, ये मेरे पास आईडी है, ये नेम है, ये फादर नेम है, ये हाउस एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट है, और ये आपका स्टडी प्लान है। तो भाई मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, फादर नेम को उधर उठा के इधर ले जाऊँ, यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर ले जाऊँ, आई कैन चेंज द ऑर्डर। तो दैट्स वाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। जब आप डेटा को एक्सेस करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलनी है वो यहाँ मिल जाएगी, जो यहाँ नहीं मिलनी वो यहाँ मिल जाएगी, जो यहाँ वाली है वो यहाँ मिल जाएंगी। दैट्स एक्चुअली ऑर्डर। तो ऑर्डर अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉलम इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। कितनी प्रॉपर्टीज थी? नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, order of rows is insignificant, order of column is insignificant, and the fourth, no value, no duplicate value, I think, I guess, yes, attributes or elements must be atomic। ठीक है, आपने जो वैल्यू इसके अंदर लिखी वो मस्ट बी अटोमिक, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट का कॉलम है तो इसके अंदर आप जनाब 042 भी लिख दें और 0300 भी लिख दें। नहीं भाई, इसके लिए आपने एक सेल वैल्यू लहदा बनानी है। ठीक है, सेल कॉन्टैक्ट नंबर। सो एवरी सेल मस्ट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज विच
वी यूज इन रिलेशन और टेबल्स। उसके बाद रिलेशन और टेबल्स के साथ मैंने आपको बताया था जी, इसके अंदर जो आप लोगों के पास है वो फाइल हैंडलिंग है। आप इन ये जो हमारे पास जो फील्ड्स हैं, आप इनको 2 डिफरेंट स्टाइल से हैंडल कर सकते हैं। एक होती है वेरिएबल लेंथ, क्या होती है? वेरिएबल लेंथ। और एक ये है मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, और एक होती है फिक्स्ड लेंथ। जब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ खोलें और प्रॉपर्टी में लिख दें जी स्टडी प्लान को 2 KB मिलना है, ठीक है, तो आप जब इसमें डाटा एंटर करने लगेंगे, अगर वो 2 KB से ज़्यादा होगा तो वो स्टोर नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फिक्स कर दिया, आप इसको कहते हैं नाम जो है हमेशा 25 करैक्टर का होना चाहिए, तो 25 से ज़्यादा होगा तो वो सेव नहीं होगी, ये फिक्स लेंथ है। वेरिएबल में आप इसको ओपन छोड़ दें। फिक्स लेंथ में ये पता होता है कि एक रिकॉर्ड इतने MBs में या इतने KBs में आएगा, सो यू कैन एस्टिमेट योर स्टोरेज फॉर फर्दर। आपको पता है जी डेली इतना डाटा आ रहा है, और एक डाटा जो है वो लेट्स 1 MB में आता है, और डेली 1000 डाटा आ रहा है, तो 1000 MBs यानी कि 1 GB आपको डेली के लिए चाहिए, तो 50 दिनों के लिए कितनी GB चाहिए? 50। एक्चुअली यू एस्टिमेट ऑल दिस स्टफ। स्टोरी क्लियर है? तो इसमें फिक्स लेंथ के अंदर ये चीज़ें फ़ायदे हैं। और वेरिएबल लेंथ में क्या होता है? एवरीथिंग इज ओपन, यू कैन स्टोर, योर फील्ड्स कैन वेरी। हो सकता है यहाँ 13 MB है तो यहाँ ये 25 आ जाए, यहाँ 25 है तो यहाँ 13 आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 हमारे पास होगी लेंथ। उसके बाद हमारे पास रिलेशन की क्योंकि बातें हो रही हैं, तो भाई रिलेशन के साथ मैं आपको 2 रिलेशन और पढ़ा दूँ जल्दी से। कौन कौन से देखें ज़रा। रिलेशन के अंदर 2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं। कितने रिलेशन हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन है। एक आप लोगों के पास बच्चों व्यू है, और एक आप लोगों के पास इंडेक्स है। तो बताइए ज़रा, व्हाट इज़ व्यू, व्हाट इज़ इंडेक्स? सोचिए ज़रा, मेरे बोर्ड अरेज करने तक व्यू एंड इंडेक्स क्या होते हैं जी? सोच लिया? ओके, जो व्यू है फर्ज करें ये नादरा की मेन डेटाबेस है। लो जी, ये उसका इंटरफेस है। नादरा क्या है? नादरा स्टैंड फॉर नेशनल, ये शायद ये नहीं आता इसमें, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है शायद, ऐसी ही नादरा। तो डेटाबेस का वर्ड सुना आपने? इसके अंदर कौन सा डेटाबेस? नेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर आपके कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपको लगते हैं, ठीक है। तो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपकी प्राइमरी की है। एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आपकी शनाख्त करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं उसको कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपकी प्राइमरी की है। सेम टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेटाबेस। हम यूनिक में खड़े हैं जनाब, यहाँ पे आपका स्टूडेंट जब हम एंटर करते हैं तो आपको एक स्टूडेंट नंबर असाइन हो जाता है, एंड योर ऑल करस्पॉन्डेंस इन फ्यूचर, योर फीसेस, योर अटेंडेंस मैसेज, ठीक है, योर चाइल्ड इज़ एब्सेंट, ठीक है। तो वो जो मैसेज और वो जो सारी चीज़ें वो अगेंस्ट योर आईडी हो रही होती हैं, एंड आईडी एक्चुअली इज़ अ मेन थिंग, ठीक है। आप जनाब उसके बाद आपके रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है, वो जो रिज़ल्ट कार्ड मैसेज जाता है वो भी जनाब इसी के ऊपर ही जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी आईडी की इज़्ज़त बचाए रखें ताकि आपकी भी इज़्ज़त बची रहे और आप अपने घर वालों के सामने सुरखरू हो सकें। तो जनाब इसमें आ गया व्यू। अब ये मेन डेटाबेस है जी, इस्लामाबाद वाली डेटाबेस है। तो एक बंदा जो जनाब मुस्लिम टाउन नादरा ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके पास वो सारी एक्सेस होगी जो इस्लामाबाद नादरा के पास है? नहीं होगी। वो क्या करेंगे? वो बेसिकली आपको इसी से मिलती जुलता एक स्ट्रक्चर देंगे। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकेंगे? जस्ट डाटा एंटर कर सकेंगे। You don't have access to modify, you don't have access to delete, you don't have access to update, you don't have access to change। बेसिकली ये इसी में ही आ जाता है, मॉडिफाई में यार, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद नहीं है, आप जस्ट एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एंटर कर सकते हैं। मेरे साथ खुद हुआ, मेरा नाम गलत एंटर कर दिया जनाब, तो मैंने जब वो पर्ची मिलती है ना एंड पे टोकन, वो टोकन देखा, मैं कहा भाई मेरा नाम ये नहीं है। कहता ओह, उसने फ़ौरन अपने मैनेजर को, मैनेजर टाइप एन ईमेल टू इस्लामाबाद कि सर ये आईडी है, इस आईडी के अगेंस्ट ये नाम गलत है, गलत नाम ये है, करेक्ट नेम ये है, काइंडली इसको करेक्ट कर दें। उन्होंने करेक्ट किया। फिर आधे घंटे बाद मुझे नया टोकन मिला, ठीक है। तो मुझे यहाँ से जो समझ आई कि जनाब अच्छा वो जो मैं सालों से चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो तो ये है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट आप एंटर कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन चीज़ें नहीं। तो भाई ये एक्चुअल टेबल है? नहीं, ये असल में उसका परछाई है, उसका साया है, जो कि नहीं मैं ये खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ नज़र आ रहा है जनाब, मेरे हाथ को आप जनाब काट दें,
ये यहाँ से मेरा हाथ काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे हाथ को फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस वन एक्चुअली व्यू, तो व्यू इज़ अ डुप्लीकेशन, इज़ अ परछाई, इज़ अ छाया ऑफ योर एक्चुअल, जहाँ पे आप क्या करते हैं सिर्फ डेटा एंटर करते हैं। और दिस इज आप लोग याद करें, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, कहते हैं जनाब ये इज़ अनदर नेम ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप सारी ऑप्शन यहाँ रखें तो कोई भी बंदा उठे और सारी चीज़ें बदल दे, चेंज कर दे, तो आपको क्या समझ आई, कुछ समझ आई? तो इसीलिए क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी का नाम है, हर बंदा चेंज नहीं कर सकता। बुक से देखते हैं क्या कहते हैं जी। In DBMS, the part of the table is called view. View is a method to retrieve data from the database. View are created secure main database from illegal and unauthorized user. View is also created through SQL structure query language. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। आपकी जो एंट्री टेस्ट की बुक है, अगर आपने परचेज़ नहीं की तो हेड ऑफिस से फ़ौरन वो परचेज़ करें। बहुत सारी बातें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो मैं उसी बुक से देख के भी आपको लिखवा रहा हूँ, उसको ज़रा परचेज़ कीजिए, उससे आपकी ये सारे नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, कोई उसमें मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई लाइन समझ नहीं आ रही, भाई यूनिक का एक नंबर आपके पास मौजूद है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें उसमें समझा दूंगा। लो जी, तो ये आपके पास आ गया व्यू। उसके बाद आ गया जी इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स असल में इंडेक्स इज ऑल्सो अ टेबल, ठीक है, जो क्या किया जाता है, जो कि क्रिएट किया जाता है, किस लिए, मतलब आपके पास यहाँ पे कई रिकॉर्ड हैं, तो इनके लिए आप यहाँ पे क्या कर दें, एक इंडेक्स बना दें, 1 2 3 2 पे क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ होगी आपके सामने ले आएगा। तो ये इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स जो है स्ट्रक्चर है जो आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मोर क्विकली और ईजियर और फास्ट वे में एक्सेस करने में आपको हेल्प आउट करता है, इसको इंडेक्स कहते हैं। टॉपिक है, मुझे इशारा हो गया जी, टाइम शॉर्ट है, तो इसीलिए मैं जल्दी से आपको कीज़ का टॉपिक जो है ना उसके की पॉइंट्स लिखवा दूँ। की आपको पता है की टॉपिक है क्या? कीज़ का जो टॉपिक है जनाब वो इसी टेबल के अंदर है। चलें ऐसा करते हैं, इसी को यूज़ कर लें, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो आपने जब 101 102 103 104 ABCDEF ये कॉन्टैक्ट है, तो ये 0300, रजिस्ट्रेशन है तो 07PKR लेट्स सपोज 08PR, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की 0 लेट्स सपोज 10PUCIT-101159, ठीक है। ये दीज आर कॉल्ड एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नंबर्स और दीज आर कॉल्ड आईडीज़ और रोल नंबर, इवन यू कैन से इन सम सॉर्ट इट्स कॉल्ड आईडीज़ और रोल नंबर। ओके, तो की जो होती है ये वो एट्रीब्यूट, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं। इनको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास कीज़ हैं, ठीक है। तो ये टेबल या रिलेशन, ये फ़र्ज़ करें ये 2 या 2 से ज़्यादा टेबल हैं, इनमें से आपके डेटा को यूनिकली क्विकली आइडेंटिफाई करने में, एक्सेस करने में आपकी मदद करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ कीज़ के फीचर्स हैं, ठीक है। हमें कीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है बेटा, जल्दी से ज़रा नोट करते जाइए, टाइम शॉर्ट है, बोर्ड पे मैं नहीं लिखूँगा। की हेल्प टू आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल और रिकॉर्ड इन अ टेबल, पहली बात। दूसरी बात, अलाउ यू टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल्स, ठीक है, आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग कीज़। हेल्प यू टू इन्फोर्स आइडेंटिटी एंड इंटेग्रिटी इन अ रिलेशनशिप, आप कोई रूल अप्लाई करते हैं, कोई लॉ, कोई प्रोटोकॉल्स, कोई स्पेसिफिकेशन आप उस पर अप्लाई करते हैं, सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दिस स्टफ बाय यूजिंग कीज़, ठीक है। तो दैट्स वाई वो यूज़ कीज़। उसके बाद कीज़ की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जी। सबसे पहले की जो हमारे पास आ गई, मैं इनकी कीज़ की टाइप आपको लिखवा दूँ, ज़रा नोट कीजिए। प्राइमरी की, अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट एंड ऑल्टरनेट, बुक पे लिखी है, अच्छा। उसके बाद आपके पास कंपोजिट, उसके बाद आप लोगों के पास फॉरेन की। तो ये प्राइमरी की आपको पता है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, ठीक है। एक टेबल में मल्टीपल यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन यूनिक, ये ज़रा समझ लें सर, ये समझ नहीं आती। देखें आईडी जो है ये किसी की आपस में नहीं मिलती, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? यूनिक। अच्छा, नेम कैन बी अ सेम, लेट्स सपोज दिस वन कैन बी ए वंस अगेन, दिस वन कैन बी अ बी वंस अगेन। तो आप देखिए ए बी नाम तो चेंज हो रहे हैं, आपकी क्लास में कई अली हो सकते हैं, उनके कई के फादर नेम अहमद, कई बच्चे अली अहमद होंगे, बात समझ में आ गई। आप लोगों की क्लास में कई गर्ल्स के नाम सेम हो सकते हैं। तो इशू ये है कि हाउ वी कैन, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें जो रिपीट नहीं होती, जो कि हमेशा डिफरेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं यूनिक एट्रीब्यूट्स या यूनिक फील्ड्स। और ये जो नेम है दिस कैन बी अ सेम, इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉन यूनिक,
ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो सकता है, हाँ जी सम सॉर्ट, दो बहनें पढ़ रही हैं तो सेम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये भी हमेशा यूनिक प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये इसकी वैल्यू कभी भी दूसरे के साथ नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी की है जो ये एक ही कॉलम या मल्टीपल कॉलम जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। और प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एंटी टेस्ट में आनी है, जो बातें, ये तो आपने बुक से पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा इस पर। तो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी रिगार्डिंग प्राइमरी की, पहली, द रो कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यूज़। एक रो जो है उसके अंदर सेम प्राइमरी की वैल्यूज़ किसी दूसरी की नहीं हो सकती, पहली बात। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, हर एक रो, क्योंकि एक रो एक रिकॉर्ड है, समझ आ रहा है, तो हर रिकॉर्ड को एक प्राइमरी की वैल्यू चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, द प्राइमरी की फील्ड्स कैन नॉट बी नल, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इसको चाहे ज़ीरो ही लगाएं ज़रूर। उसके बाद, द वैल्यू इन प्राइमरी की कॉलम्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेट इफ़ एनी फॉरेन की रेफर्स टू, क्योंकि एक टेबल की जो प्राइमरी की है अगर वो दूसरे टेबल की भी प्राइमरी की हो, जैसे ये आईडी उधर भी है इधर भी है, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये क्या है, ये फॉरेन की है। चलो फॉरेन की मैंने आपको पढ़ा दी, मैंने दोबारा नहीं बोलना इस पर। जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल की भी प्राइमरी की हो तो उसको हम कहते हैं जनाब ये क्या है, ये फॉरेन की है, ठीक है। तो कहता है जी अगर एक टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है और आप इसकी वैल्यू बदल दें, तो इसकी वैल्यू ना बदलें तो फिर मसाइल हो जाएंगे। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी ये भी है। सो try not to change the values of a primary key if it is liaison with the foreign key in other table, ठीक है। दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेट कैंडिडेट, ये आपको पता है वो ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर टेबल के अंदर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रो को, और टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस फॉर प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी द बेस्ट सेट, ठीक है। सो जो की पॉइंट इसके अंदर नोट करना है वो ये, ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड एन ऑल्टरनेट एंड कैंडिडेट, ठीक है। एक इसमें देखें मेरे पास ये भी यूनिक थी, ये भी यूनिक थी, मैंने इसको प्राइमरी की बनाया, तो अब ये जो पीछे बन गई है ये प्रॉपर्टी, ये जो यूनिक प्रॉपर्टी वाली है ये भी बन सकती थी ना, इसमें दो है, एक ये है एक ये है, इसको तो मैंने प्राइमरी की कंसीडर कर लिया। तो ये जो बाकी जितनी भी यूनिक प्रॉपर्टी वाली फील्ड्स होंगी वो सारी कैंडिडेट और अल्टरनेट की जाती है। ये की पॉइंट है, आपकी बुक में मिस है, वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लहदा से ये पढ़ाया जा रहा है, लहदा से लिखा जा रहा है। ओके, तो कैंडिडेट एंड दिस इज द सेम बट दे ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी अबाउट कैंडिडेट एंड अल्टरनेट विच इज इट मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू, इट मस्ट कंटेन आ यूनिक वैल्यू। इसमें पहली बात भाई ये यूनिक होनी चाहिए। मैंने इसको क्यों नहीं कहा क्योंकि ये यूनिक नहीं है, मैंने इसको क्यों नहीं कहा क्योंकि ये यूनिक नहीं है, पहला रोला। दूसरा रोला, कैंडिडेट का की मस्ट हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसके दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट होने चाहिए वरना वो कैंडिडेट ऑल्टरनेट नहीं होगी। ओके, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़, ठीक है, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। आगे, इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस, कोशिश करें दो या दो से कम ही रखें, ज़्यादा हूँ तो उसको स्किप करें क्योंकि आपने इंश्योर करनी है यूनिकनेस, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रॉकेट इन अ टेबल, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि आप यूनिकली किसी भी टेबल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन की है, अगर आपने एक टेबल जी क्या एक टेबल जो है वो बनाया हुआ है और उस टेबल के ऊपर जनाब आपने एक और टेबल भी बनाया, तो जो टेबल 1 की प्राइमरी की है वो टेबल 2 की भी प्राइमरी की है, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये फॉरेन की है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी आप ये चेंज करेंगे तो ये भी साथ साथ अपडेट करें, अदरवाइज इशू आ जाएगा। ओके, और आपने क्या पढ़ना है जिसके अंदर आपने डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, वो लिख लें ज़रा, 2-3 डिफरेंस हैं जल्दी से। प्राइमरी की पहले बात करता हूँ। हेल्प यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन अ टेबल, प्राइमरी की आपको एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है, पहली बात। दूसरी बात हो रही है किसकी, फॉरेन की। इट इज़ अ फील्ड इन द टेबल दैट द प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल, ठीक है, ये फील्ड तो है बट ये किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, पहली बात। वो विद इन अ टेबल है, ये विद इन अदर टेबल है। ओके, प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज़, प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज़। फॉरेन की, अ फॉरेन की मे एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज़, ठीक है, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करती, ये हो सकता है मल्टीपल नल वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। ओके, उसके बाद प्राइमरी की बात, तीसरा पॉइंट, प्राइमरी की इज़ अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड डेटा in the DBMS tables are physically organized
इन द सीक्वेंस ऑफ द क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल इंडेक्स, मल्टीपल टेबल्स बने हैं और आप उन मल्टीपल टेबल्स को अरेंज करने के लिए डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की को यूज़ कर सकते हैं, बट दीज क्लस्टर्ड और क्लस्टर्ड इंडेक्सेस कैन नॉट यूज्ड इन फॉरेन की। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट कंपैरिजन है ना, you can have the single primary key in a table, आप एक टेबल में कोई एक सिंगल प्राइमरी की रख सकते हैं, एंड यू कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की इन अ टेबल। ये आपका फॉरेन, मैं कुछ समरी जल्दी से, कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ 2 मिनट मुझे लगने हैं इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करने में, आप जल्दी से नोट कीजिए। समरी अबाउट कीज़, पहला समरी के अंदर जनाब सबसे पहला बच्चों आपने नोट करना है जी, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये आपको पता है, ओके। डीबीएमएस की अलाउ यू टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स, ओके, और उन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई भी करवाता है। तीसरा पॉइंट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक है, जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होती हैं। ऑलमोस्ट इनका पर्पस सबका यही है कि इन्होंने रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट करना होता है, अरेंज करना होता है। A column or a group of a column, यानी कि fields or a group of a fields can be used to uniquely identify the records in a table, ये भी points है। All the key which are not primary key are called alternate keys, ठीक है। एक टेबल में मल्टीपल यूनिक वाली हैं, बट एक आपने प्राइमरी की सेट की, बाकी सबका नाम ऑल्टरनेट होगा। A composite key is a key which is the main field which allow you to uniquely recognize specific records। अच्छा, a key which has multiple attribute to uniquely identify the rows in a table are called composite key, ये उसकी definition भी है, उसका feature भी है। An artificial key which aim to uniquely identify each record is called surrogate key, एक point है, ये भी note कर लें। Primary key never accept null values while foreign key accept multiple null values. This is the actually little bit comparison between this। अच्छा, उसके बाद database के कुछ users भी हैं बेटा, end user, the person who actually operates the database, database administrator, the person who develop the database, who manage the database, who find out the issues in the database, resolve the issues in the database, तो उसको हम कहते हैं ये database administrator है। और एक होता है data administrator, मसलन आपकी क्लास इंचार्ज को आपने नंबर दिया, कॉन्टैक्ट दिया, एड्रेस दी, तस्वीरें दी, कॉन्टैक्ट दी, और आपका दाखिला बोर्ड ऑफिस में जाना है। अब जो आपकी क्लास इंचार्ज हैं वो आपके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्यूरेटली, प्रीसाइजली, कंसिस्टेंटली एंड कामली एज वेल आपका डेटा जो है उसको प्रॉपर पोर्टल में एंटर करवाएं ताकि कोई इशू ना आए, ठीक है। तो एंड यूज़र द पर्सन हु ऑपरेट डेटाबेस, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर द पर्सन हु हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग योर डेटा, एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द पर्सन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल अबाउट डेटाबेस। दीज आर द फ्यू फीचर्स। होप सो चैप्टर नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। नहीं कोई इशू, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विद मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।